कैराज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के इतिहास का तीसरा वीडियो देखेंगे और इसमें हम लोग मेनली जो है आज देखेंगे हम लोग समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त जो कि भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग आज जानेंगे आज के इतिहास में। ठीक है, समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 380 ईस्वी था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि लगभग 45 वर्ष तक इन्होंने भारत में शासन किया था। कहीं कहीं 51 वर्ष का शासनकाल भी लिखा हुआ मिलता है, किंतु ज़्यादा मायने जो विचारधारा है उसके अनुसार यही समुद्रगुप्त का कार्यकाल है। इसके बाद रामगुप्त समुद्रगुप्त के पुत्र हुए, जो शासक बने। हालांकि इनका शासनकाल काफ़ी छोटा रहा और काफ़ी खराब शासनकाल रहा। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त का किस प्रकार से वध किया, किस प्रकार से उसका हत्या किया, क्यों हत्या किया, क्या कारण था उसके पीछे, और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासन बने। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में। बेसिकली हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे, क्योंकि समुद्रगुप्त का इतिहास भी काफ़ी विस्तृत है और इसके सभी प्रमुख पहलुओं को आज के वीडियो में हम लाने वाले हैं। ठीक है, तो इनका जो हम लोग देखेंगे, इनका जो राजधानी था वो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र में इन्होंने राजधानी बनाई अपनी और अपने शासन को आगे बढ़ाया। समुद्रगुप्त का शासनकाल के बारे में मैंने बता ही दिया था। यहाँ 35 वर्ष लिखा गया, इसको इग्नोर कीजिएगा, 45 वर्ष शासनकाल था। ठीक है, हाँ। तो गुप्त साम्राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में दूसरे नंबर पर थे। पहला स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और दूसरे स्वतंत्र शासक समुद्रगुप्त थे। ठीक है, लेकिन ऐसे जनरली अगर हम लोग जानेंगे तो ये चौथे शासक थे। पहला कौन थे? श्रीगुप्त, दूसरे घटोत्कच, तीसरे चंद्रगुप्त प्रथम और चौथे समुद्रगुप्त। ठीक है, जो चौथे शासक थे, लेकिन स्वतंत्र शासक का अगर गणना करें तो चंद्रगुप्त प्रथम से ही स्वतंत्र शासक हुए थे। ठीक है, उससे पहले श्रीगुप्त और घटोत्कच तो सामंत थे। ठीक है, तो स्वतंत्र शासक के रूप में इनका नंबर था दूसरा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पर। ठीक है, इन्होंने गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया था। गुप्त साम्राज्य का काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया था। आगे हम लोग जानेंगे इन्होंने कितना विस्तार किया था गुप्त साम्राज्य का, और क्यों ये भारतीय इतिहास में इतने महत्वपूर्ण हुए। तो समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग जानते हैं, ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी हुए। हालांकि ये चंद्रगुप्त प्रथम के बड़े पुत्र नहीं थे, परंतु इनकी योग्यता को देखते हुए चंद्रगुप्त प्रथम ने इन्हें उत्तराधिकार नियुक्त किया। लड़ाई हुई उत्तराधिकार के लिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ। कच्छ के बारे में बोले थे, आपको बताएंगे। कच्छ एक लिखा हुआ था मेरा पहला वीडियो में, तो कच्छ के बारे में बताएंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो ये वैश्विक इतिहास में सबसे सफल सेनानायक और सम्राट माने जाते हैं। वैश्विक इतिहास में इनका स्थान काफ़ी श्रेष्ठ है। एक सबसे सफल सेनानायक माने जाते हैं और सम्राट माने जाते हैं। इनका शासनकाल जो है भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। गुप्त साम्राज्य के काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी शुरुआत समुद्रगुप्त से होती है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। समुद्रगुप्त एक उदार शासक थे, एक वीर शासक थे, योद्धा थे, कला के संरक्षक थे, और इनका नाम आगे मिलता है जावा पाठ में तंत्री तांत्रिक मंदका जावा पाठ में इस नाम से उनका वर्णन किया गया है, तांत्रिक मंदका। ठीक है, समुद्रगुप्त के कई अग्रज भाई थे। तो ऐसे क्रम में समुद्रगुप्त के कई अग्रज भाई थे और इस बीच में उनका उत्तराधिकार के रूप में चयन किया जाना यह विद्रोह तो पैदा करेगा ही। ठीक है, जो समुद्रगुप्त के कई बड़े भाई थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने इनके प्रतिभा यानी समुद्रगुप्त के प्रतिभा को देखकर इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, ना कि इनके बड़े भाइयों में से किसी को। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष भी हुआ था, श्योर होना ही था। ठीक है, जबकि ये बड़े भाई नहीं थे, और बड़े भाई रहते तो शायद नहीं होता। बड़े भाई नहीं थे और इनको उत्तराधिकार नियुक्त किया गया था, उनको प्रथम के द्वारा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, तो विद्रोह तो होना था। तो इसी के लिए हम लोग जानेंगे। तो उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें समुद्रगुप्त एक प्रबल दावेदार बनकर उभरे। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने शासन पाने के लिए अपने प्रतिद्वंदी अग्रज राजकुमार कच्छ, कहीं कहीं इन्हें काछा भी लिखा गया, कच्छ भी लिखा गया, तो कच्छ इन्हीं का नाम है। ठीक है, को हराया था। तो कच्छ समुद्रगुप्त के बड़े भाई थे, जिनको हराकर
समुद्रगुप्त शासक बने। ठीक है, चलिए एक जो कि शासक मिला भारतीय इतिहास को, तो राजनीति में कई सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा। इनकी नीतियाँ काफ़ी अच्छी होती थी, युद्ध की रणनीतियाँ काफ़ी अच्छी होती थी और इन्होंने हमेशा ही विजय प्राप्त किया है। ठीक है, वी स्मिथ द्वारा इन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लेकिन अगर कहा जाए कि इन्होंने ये उपाधि दी तो वी.एस. स्मिथ ने उपाधि दी थी। यह भी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखना चाहिए। कई बार क्वेश्चन टफ किए जाने के कारण इस प्रकार से पूछ दिया जाता है। ठीक है, कि वी.एस. स्मिथ का नाम आपको देना होगा आंसर के रूप में। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी। हरिसेन रचित, हरिसेन कौन थे? हरिसेन इनके दरबारी कवि थे और शांति और युद्ध के मंत्री भी थे। इन्हें संधि विग्रह कहा जाता था। ठीक है, तो हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ लिखा गया? इलाहाबाद स्तंभ लेख में लिखा गया। ये इलाहाबाद स्तंभ लेख क्या है? ये अशोक का कौशाम्बी स्तंभ लेख है, जिसे समुद्रगुप्त ने कौशाम्बी से इलाहाबाद किले के बाहर मंगवाकर स्थापित किया था। ठीक है, तो अभी भी ये इलाहाबाद किले के बाहर है। ठीक है, अशोक का कौशाम्बी अभिलेख। तो यह इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसमें हरिसेन जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, उन्होंने लिखा और उसमें बताया उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, चलिए आगे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या बताया, क्यों बताया, कैसे बताया, सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख, एक लेख हरिसेन द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति इसे कहा जाता है। ठीक है, अब प्रयाग प्रशस्ति क्यों? इलाहाबाद जिसका नाम प्रयागराज भी था, तो प्रयाग में इसलिए प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया था। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को बताया इसके बारे में कि क्या है ये चीज़। तो कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था और इसमें उन राज्यों का वर्णन, एक यहाँ पर चित्र मैंने रखा है, ये अशोक स्तंभ का चित्र है। ठीक है, जो कि कौशाम्बी में स्थापित करवाया गया था सम्राट अशोक द्वारा। मैं उसका के बारे में भी वीडियो लाऊंगा मैं। ठीक है, तो उसमें बताएंगे। ये अशोक स्तंभ है। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से समुद्रगुप्त द्वारा लाए गए इस अशोक स्तंभ पर खुदी हुई है। इसी अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित लिखी गई। इसमें उन्होंने कुछ बताया है। क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि ऐसे राजाओं का जिक्र किया है इसमें जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया था और हार गए थे। समझ पा रहे हैं ना? ऐसे राजाओं का वर्णन किया गया है जो समुद्रगुप्त से युद्ध किए थे और हार गए थे और उसके अधीन हो गए। ठीक है, समुद्रगुप्त से तो कोई जीत ही नहीं सका था, सब तो हार ही गए थे। ठीक है, तो ऐसे राजाओं का इसमें जिक्र मिलता है। ठीक है, किन्होंने इसे लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने अलग अलग स्थानों पर और भी अभिलेख खुदवाए हैं। ठीक है, एरन प्रशस्ति, गया ताम्र शासन लेख आदि भी खुदवाए थे। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। प्रयागराज, प्रयागराज के अभिलेखों से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजय यात्रा का आरंभ, समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का आरंभ उत्तर भारत के आर्यावर्त के 9 शासकों को परास्त करने के साथ साथ किया गया था, जिसमें नागसेन, अच्युत, गणपति आदि प्रमुख शासक थे। ठीक है, ये सारे प्रमुख शासक थे। इन विजयों द्वारा समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश, या इसे कहें कि गंगा जमुना दोआब पर अपनी सत्ता स्थापित की। इसके साथ समुद्रगुप्त का विजय अभियान आरंभ होता है। ठीक है, रिद्धपुर अभिलेख। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। रिद्धपुर अभिलेख में समुद्रगुप्त तत्पाद परिगृहित बताया गया है। रिद्धपुर अभिलेख में समुद्रगुप्त को तत्पाद परिगृहित बताया गया है। ठीक है, रिद्धपुर कहाँ है तो इसके बारे में भी जान लें। हम लोग तो डिटेल से सारी चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, तो रिद्धपुर मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक स्थान है। मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक स्थान है रिद्धपुर। इस स्थान पर समुद्रगुप्त का एक अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें तत्पाद परिगृहित शब्द से समुद्रगुप्त को संबोधित किया गया।
अब तत्पाद परिगृहित सबसे ज्ञात होता है कि उसके पिता ने समुद्रगुप्त की योग्यता को जानते हुए ही उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, तत्पाद परिगृहित का अर्थ, ठीक है, इसका अर्थ है कि समुद्रगुप्त की योग्यता को जानते हुए चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो ये चीज़ें लिखी हुई है रिद्धपुर, मध्य प्रदेश स्थित रिद्धपुर में समुद्रगुप्त का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें। ठीक है, उसमें समुद्रगुप्त को किस नाम से बताया गया है? समुद्रगुप्त को उसमें तत्पाद परिगृहित नाम से बताया गया है। याद रखें, तत्पाद परिगृहित ऐसे वर्ड है जो ज़्यादा जगहों में आते नहीं हैं, परंतु क्वेश्चन को टफ करने के लिए कई बार इन चीज़ों को पूछ दिया जाता है। तो जान के रहेंगे तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप एराज क्लासेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आगे समुद्रगुप्त को समरसतह भी कहा गया है, समरसतह। ठीक है, समुद्रगुप्त को समरसतह भी कहा गया है। आप पूछिएगा सर बताइए समरसतह का अर्थ, तो समरसतह का अर्थ है 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता। ठीक है, तो 100 युद्धों का विजेता किन्हें कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। एक वर्ड समरसतह याद रखेंगे। ठीक है, डॉक्टर बी ए स्मिथ ने लिखा है कि समुद्रगुप्त को, डॉक्टर बी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आप लोग को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट्स बनाते तो याद रख लें, और वीडियो को 4-5 बार देख लेते हैं तो याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरा वीडियो को देखिएगा, सीरियल से देखिएगा, स्किप करके देखिएगा तो कई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लास अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लास ले रहा हूँ। आगे इनके ऑब्जेक्टिव क्लास भी आएंगे और कुछ क्वेश्चन के रूप में बना के भी लाएंगे और टेस्ट भी आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकी विजय यात्रा के बारे में जानेंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त के शासनकाल की शुरुआत उसकी तत्काल पड़ोसियों अच्युता, छात्र के शासक और नागसेना की हार के द्वारा चिन्हित किया गया था। सबसे पहले उन्होंने अपने अगल बगल अपने पड़ोसी राज्यों को जीता और अपना जो साम्राज्य था उसे निष्कंटक किया, मतलब खतरा रहित किया। ठीक है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान, ठीक है, दक्षिण विजय अभियान चलाया था। उन्होंने मध्य प्रदेश के वन के इलाकों के माध्यम से उड़ीसा तट को पार करते हुए गंजम, विशाखापट्टनम, गोदावरी, कृष्णा और नेल्लोर जिलों के माध्यम से मार्च किया, अर्थात कि इन जगहों से वे गुजरे। ठीक है, सेना के साथ गुजरे, जो जो मान गए सही रहा। ठीक है, अपने आप अधीन हो गए। कुछ उपहार लेकर समुद्रगुप्त को प्रस्तुत किया कई राजाओं ने, तो उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। एक राजा द्वारा दूसरे राजा को उपहार प्रस्तुत करने का अर्थ यही माना जाता है कि उस राजा ने दूसरे राजा की अधीनता स्वीकार कर ली। और जिन्होंने नहीं की तो समुद्रगुप्त सैनिक लेकर क्यों गए थे? ठीक है, घूमने तो गए नहीं थे, युद्ध करने गए थे। ठीक है, तो युद्ध लड़के उन्होंने कर लिया कब्जे में। समुद्रगुप्त ने कोई भी युद्ध हारा नहीं था। ठीक है, सारे युद्धों को उन्होंने जीता था, समरसतः 100 युद्धों का विजेता। अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार का स्वाद समुद्रगुप्त ने नहीं चखा। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के एक ऐसे हीरो, एक ऐसे नायक समुद्रगुप्त हैं, ठीक है, जिन्हें वैश्विक इतिहास में काफ़ी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हालांकि प्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रयास नहीं किए थे। दक्षिण भारत के राज्यों पर समुद्रगुप्त ने प्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रयास नहीं किए थे। ठीक है, तो ये उनका दूरदर्शिता भी कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष नियंत्रण दक्षिण भारत में रखेंगे तो उनका अपना क्षेत्र, अपना एरिया, और जहाँ पर वो आसानी से नियंत्रण रख सकते हैं वो उनके नियंत्रण से छूट सकते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत उत्तर भारत से दक्षिण भारत का आवागमन उस समय काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की नीति को अपनाया। इस क्रम में आर्यावर्त के 9 राजाओं को उन्होंने सबसे पहले परास्त किया। ठीक है, आर्यावर्त के 9 राजाओं को परास्त किया। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त कर इसे धर्म विजय कहा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, धर्म विजय। तो समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त किया और इसे धर्म विजय कहा। ठीक है, समुद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा राजा चक्रवर्ती या महानतम सम्राट
और एकराट निर्विवाद शासक बनने से प्रेरित था। वे चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे, निर्विवाद सम्राट बनना चाहते थे, पूरे भारत पर उनका शासन करने का इच्छा था। तो समुद्रगुप्त गंगा नदी घाटी के संपूर्ण प्रदेश को अपने साम्राज्य में लाने में सफल हुए थे। पूर्व में बंगाल, असम, कामरूप भी कहा जाता था, नेपाल, पंजाब के पूर्वी भाग और राजस्थान के विभिन्न जनजातियों के कुछ हिस्सों के शासकों से उपहार प्राप्त करता था। यानी ये इन इलाकों के शासक जो थे वो समुद्रगुप्त को उपहार प्रस्तुत करते थे, अर्थात कि इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल और कत्रीपुर। कत्रीपुर वर्तमान पंजाब और उत्तराखंड के कुछ इलाकों को उस समय कत्रीपुर कहा जाता था। शायद कभी सुना नहीं होगा, अगर सुने थे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेपाल और कत्रीपुर, ठीक है, के करों के भुगतान का आदेश भी वो देते थे। इन इलाकों से करों के भुगतान का आदेश भी वे देते थे, अर्थात कि टैक्स भी प्राप्त करते थे इन इलाकों से। नेपाल और कत्रीपुर मतलब कि प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। ठीक है, तभी तो किसी इलाके से शासक को कर प्राप्त होता है। तो शासक को कर प्राप्त होने का अर्थ यही है कि उस इलाके पर उस शासक का प्रत्यक्ष नियंत्रण है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के पास अपनी सेना के अलावा एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, जल सेना। ठीक है, तो उनके पास एक नौसेना भी थी। ठीक है, उड़ीसा के तटीय भागों से होते हुए वे दक्षिण भारत की ओर आए थे। ठीक है, उसने अपने शासन के अधीन विंध्य क्षेत्र के जंगली जनजातियों को भी लाया था, जिन्हें साधारणतः शासक छोड़ देते थे जंगली जनजाति को, और वे शासक को अंदर ही अंदर खोखला करते थे, रास्तों में लूट मार वगैरह करते हुए। ठीक है, व्यापार को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन समुद्रगुप्त ने इसको छोड़ा नहीं। उन्होंने विंध्य क्षेत्र के जंगली जनजातियों को अपने अधीन ले आया था। समुद्रगुप्त सिर्फ हिंसक और विनाशक ही नहीं था। ठीक है, समुद्रगुप्त सिर्फ हिंसक और विनाश के लिए ही नहीं जाना जाता था। मध्य प्रदेश के वन राज्यों के जिन्हें अटविका राज्य कहा जाता था, अटविका राज्यों के राजा समुद्रगुप्त को प्रेम भाव से सम्राट मानकर उपहार भी अर्पित करते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि ये कट्टर जो विदेशी आक्रमणकारी थे और उनके तरह ये विजय अभियान चलाते थे, नहीं। ठीक है, ये प्रेम और शांतिपूर्वक भी बात करते थे, जहाँ प्रेम और शांति से बात चल जाता था उस पर भी ध्यान देते थे। अन्यथा युद्ध करना किसी भी राजा के लिए जरूरी तो होता ही है कई बार। ठीक है, बिना सैनिक शक्ति के राजतंत्र के समय में राजा के लिए अपने शासन को संभाल के रखना संभव नहीं हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राजनीति का एक हिस्सा था। आज के राजनीति में भी कई सारी चीज़ें हैं, खैर इनका चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त के वित्तीय अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय से निवृत्त होने पर अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, और इसी क्रम में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद सिक्के भी चलाए थे। तो इनके अश्वमेध यज्ञ के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त ने 6 तरह के सिक्के चलाए थे, आगे बताएंगे। ठीक है, एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी बताया गया है। ठीक है, दत्ता देवी नाम याद रखिएगा। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी को बताया गया है। जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन को टफ करना रहा तो पूछ दिया जाएगा। ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए बोल रहे हैं, एकेडमिक क्लासेस में आप जितनी जानकारी भर भर कर लिख सकते हैं ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चाहे वो 12th के दृष्टिकोण से हो, स्नातक के दृष्टिकोण से हो, या स्नातकोत्तर के दृष्टिकोण से हो, मैं कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, सभी जगह काम आएगा। ठीक है, जहाँ भी गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना हो सभी जगह काम आएगा। चलिए आगे। संभवतः समुद्रगुप्त के शैक्षिक जीवन के दौरान उनका विवाह दत्ता देवी से हुआ था। ठीक है, उसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, शैक्षिक जीवन के दौरान ही उनका विवाह दत्ता देवी से हो गया था, और इस विवाह में उनके कुछ मित्र जो थे, हरिसेन जो कि उनके दरबारी कवि थे, मित्र भी थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, करीबी दोस्त, ठीक है, ने दत्ता देवी के साथ समुद्रगुप्त के विवाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो समुद्रगुप्त और दत्ता देवी का विवाह शिक्षा के दौरान ही हुआ, शैक्षिक जीवन के दौरान हुआ, और इनके विवाह में इनके मित्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, बाकी तो जान रहे हैं। ठीक है, दत्ता देवी जो थी समुद्रगुप्त की पत्नी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की माँ भी थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की माँ दत्ता देवी
समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी। ठीक है, तो मैंने एक बार बताया था पोता या नाती। ठीक है, तो थोड़ा सा रुचिकर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि यह श्रीगुप्त के पोते थे। ठीक है, परपोते थे, तो पिता का ही वंशावली चल रहा है। ठीक है, तो आगे जान रहे हैं। श्रीगुप्त, उनका बेटा घटोत्कच, उनका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम पोते हुए, उनका बेटा समुद्रगुप्त परपोते हुए। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो दत्ता देवी चंद्रगुप्त द्वितीय की माँ थी और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। वे कई कविताओं के रचयिता थे। समुद्रगुप्त कला के धनी थे, उन्हें संगीत का भी ज्ञान था। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए देखा गया है समुद्रगुप्त काल के सिक्कों में, सिक्के। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को कई सिक्कों में वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्के पता है ना, 6 प्रकार के सिक्के, तो उसमें से एक सिक्का वीणा सदन सिक्का, जिसमें समुद्रगुप्त वीणा बजा रहे हैं, अर्थात कि समुद्रगुप्त वीणा बजा रहे हैं, तो संगीत प्रेमी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें संगीत और कला का प्रेमी कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बुद्ध मंदिर बनाने के लिए गया में, भारत के गया में बुद्ध मंदिर बनाना था श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को। चूँकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था, मेघवर्मन बौद्ध मत को मानते थे, और गया बौद्ध धर्म के लिए तीर्थ स्थान है, तो गया में बुद्ध मंदिर बनाने की इच्छा मेघवर्मन को थी। ठीक है, तो उन्होंने अब गया में बनाना है, यहाँ शासक तो समुद्रगुप्त है, तो समुद्रगुप्त से इजाज़त मांगी और समुद्रगुप्त ने सहर्ष पूर्वक अनुमति दे भी दी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त कट्टर नहीं थे। ठीक है, कि ऐसा नहीं करना है, तो समुद्रगुप्त ने अनुमति दी और उन्होंने वहाँ बुद्ध मंदिर बनाने का काम आगे किया। और कौन सा बुद्ध मंदिर क्या है, ये सारी चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी समुद्रगुप्त के बारे में जान रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके काल में 6 प्रकार के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएँ, ठीक है, 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएँ मिली हैं। गरुड़, अश्वमेघ, धनुर्धर, व्याघ्रहंता, बाघ को मारने वाला, परशु और विनाशारण। ठीक है, तो गरुड़ 1, अश्वमेघ 2, धनुर्धर 3, व्याघ्रहंता 4, परशु 5 और विनाशारण 6। ये 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए थे, जो मिले हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ पराक्रमांक पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक सिक्का का तस्वीर मिला, ये गरुड़ सिक्का है। इसमें आप देख रहे हैं समुद्रगुप्त का एक तरफ चित्र उत्कीर्ण किया गया है और एक तरफ एक स्तंभ रूपी डंडा रूपी दिख रहा होगा और ऊपर में गरुड़ पक्षी का जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये गरुड़ सिक्का है। ठीक है, चलिए, तो गुप्त साम्राज्य का प्रतीक गरुड़ स्तंभ के साथ समुद्रगुप्त का सिक्का। ये गरुड़ स्तंभ जो गुप्त साम्राज्य का प्रतीक था, और ये गरुड़ सिक्का। ठीक है, एक और सिक्का, इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा सारण सिक्का। ठीक है, देखने से कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, इसीलिए मैंने इन्हें डाल दिया। तो ये आज का क्लास था, समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग जाने। अगले क्लास में हम लोग आगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में जानेंगे। रामगुप्त का एक छोटा सा इतिहास आता है इस बीच में, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में रामगुप्त का, तो रामगुप्त के बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि विनोद बिहारी महतो को लंच यूनिवर्सिटी का भी एक वीडियो आएगा, सिलेबस पर आधारित था, तो आज किसी कारण से नहीं ला पाए, समय उतना नहीं मिल पाया, तो वो कल लाने की कोशिश करेंगे। और कल साथ ही साथ हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, शकों को मार भगाया था, तो बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास है इनका, तो जानेंगे हम लोग। आप लोग से एक आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंद छात्रों को शेयर करें, ताकि वे जानेंगे कॉन्सेप्चुअल वीडियो आता है। ठीक है, बहुत ही नामी चैनल नहीं है, नया चैनल है, लेकिन आगे चलकर उम्मीद करते हैं चैनल भी बड़ा चैनल बनेगा। इसके लिए प्रयास जारी है, आप सबों का सपोर्ट चाहिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी स्टूडेंट्स को बताइए, अपने सभी साथियों को बताइए कैसा क्लास
हो रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए। आप सबका धन्यवाद।